हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MTA JK क्यूज। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा, जो कि बिहार दरोगा की वैकेंसी आ चुकी है, यानी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। मैं आप लोगों को बिहार दरोगा की जो भी नोटिफिकेशन अभी आई है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ दिया। मैं आप लोगों को सारी नॉलेज जितना भी इसमें जानकारी है मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। मैं सारा प्रोसेस आप लोगों को बताने वाला हूं। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो मैं वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं बिहार दरोगा यानी बिहार SI, जो बिहार SI होता है उसी के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बिहार SI जो कि इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, ये हमारे इसमें सारे इसमें नोटिस में दिया हुआ है। बिहार पुलिस के टोटल जो वैकेंसी आई है ये 1275 पदों पर आई है और ये लेवल 6 में आती है। कौन से लेवल में आता है? लेवल 6 में आता है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें सारी जानकारी आपको दिया हुआ है। लिखा हुआ है कि इन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए विज्ञापन संख्या यहाँ जारी किया जा चुका और ऑनलाइन जो होगा ये SI दरोगा का ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया 5 तारीख से शुरू हो जाएगा, यानी 5 अक्टूबर से ऑनलाइन भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो ये वैकेंसी कब से भरना शुरू होगा? 5 अक्टूबर से भरना शुरू हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है कि उक्त पदों पर चयन के लिए बिहार पुलिस सवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र किया जाएगा। एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। तीसरा पॉइंट में दिया हुआ है बिहार सरकार गृह विभाग में पुलिस अवर निरीक्षक के पदों पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा ये किया गया, प्रकाशित किया गया। ठीक है, इसमें महिलाओं को टोटल 35% जो है वो आरक्षित इसमें दिया गया है। महिलाओं को कितना दिया गया है? महिलाओं को टोटल 35% आरक्षित किया गया है। अब आवेदन के पात्र जो आवेदन कर सकता है उसके लिए क्या क्या होना जरूरी है? तो पहला है कि वो भारतीय नागरिक होना जरूरी है, पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर, जो कि तीसरा पार्टी जो होता है वो थर्ड जेंडर जो होता है वो भी आवेदन कर सकता है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ पॉइंट नंबर यहाँ 4.2 में अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता जो होनी चाहिए वो ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी BA BSc कोई भी वो BTech भी किया हुआ तो वो अप्लाई कर सकता है। कोई भी वो ग्रेजुएशन डिग्री किया कब तक? 1/8/2023, यानी वो 1/8/2023 तक अपने डिग्री जो वो कंप्लीट कर लिया होगा तो वो विद्यार्थी आवेदन कर सकता है। ठीक है, अगर वो इसके बाद कंप्लीट किया होगा तो उसकी वो आवेदन नहीं कर सकता। वो 1/8/2023 तक अगर वो अपना डिग्री कंप्लीट कर चुका है तो वो आवेदन कर सकता है। अब मैं आप लोगों को आगे कुछ नोटिफिकेशन है इसमें दिया हुआ है। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता हो गई है, वो किसी भी राज्य या स्टेट कहीं से भी वो ग्रेजुएशन कर लेना चाहिए। अब उम्र की सीमा क्या है? 1/8/23 के आधार पर गणना किया जाएगा। उम्र की सीमा 1/8/2023 के आधार पर गणना किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे वो मैट्रिक पास कर चुका होगा ना, तो मैट्रिक में जो उसका डेट ऑफ बर्थ है उसी के आधार पर हम 1/8/2023 से काउंटिंग करेंगे। अब क्या क्या उसमें कोटा दिया हुआ ध्यान से देखिएगा। पहला है अनारक्षित। अनारक्षित का मतलब होता है सामान्य वर्ग, जिसे हम लोग बोलते हैं जनरल। ठीक है, तो पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? अगर वो जनरल कोटा में है, यानी वो जनरल में है, तो न्यूनतम उम्र पुरुषों के लिए 20 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 37 वर्ष। ठीक है, अगर वो जनरल में है तो पुरुषों की न्यूनतम उम्र 20 है और अधिकतम कितनी है? 37 वर्ष है। वही चीज जनरल में महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 है और अधिकतम 40 है। जनरल में पुरुष हो या महिला हो न्यूनतम 20 है, अगर पुरुष है तो अधिकतम 37 और महिला है तो 40। ये है जनरल के लिए। अब आगे देखते हैं, दूसरा पॉइंट है
पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष है और अधिकतम उम्र 40 वर्ष है। ठीक है, उसके बाद ये पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग का मतलब होता है ओबीसी के अंदर जो आता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी एससी और एसटी पुरुष और महिलाओं तथा थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष है और अधिकतम 42 है। ठीक है, सभी का न्यूनतम उम्र 20 है और इसकी अधिकतम 42 हो गई है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है कि बिहार के वैसे सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतनमान की सेवा में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने हेतु अधिकतम सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अधिकतम 5 वर्षों की छूट दी जाएगी और न्यूनतम 3 वर्षों की अवधि पूरी कर ली हो। ठीक है, अगर वो सर्विस में पहले से जॉब कर रहा है बिहार में कोई भी, अगर वो 3 वर्ष तक की ड्यूटी यानी वो सर्विस अपना पूरा कर चुका है तो उसको वो छूट मिलेगा। आगे मैं देखता हूँ कुछ इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इसमें लिखा पॉइंट नंबर 5 में लिखा हुआ है असैनिक पदों पर नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष तथा प्रतीक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत की बशर्ते उनकी वास्तविक उम्र कटअप तिथि को 57 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब मैं आप लोगों को शारीरिक मापदंड यानी फिजिकल के बारे में बताने वाला हूँ। ये है पॉइंट नंबर 4.5 में अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड। इसमें क्या क्या होगा, ऊंचाई, सीना, वजन, इसके बारे में कोई भी अंक इसमें नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसमें कोई भी अंक नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर वो पूरी नहीं कर पाएगा तो वो फेल हो जाएगा। ठीक है, जो भी इसमें रखा हुआ है प्रोसेस, अगर वो उसको पूरा नहीं कर पाता है तो वो फेल कर जाएगा और इसके लिए कोई भी नंबर नहीं दिया जाएगा। पहला क्राइटेरिया क्या रखा हुआ ऊंचाई में, जो समान वर्ग में आते हैं जनरल में जिसे कोई छूट नहीं दिया जाता, तो वो अगर पुरुष है तो उसकी न्यूनतम जो है वो कितनी होनी चाहिए, ऊंचाई 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ऊंचाई। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी में जो होता है वो 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एससी एसटी है तो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए कोई भी वर्ग के अगर वो महिला है तो 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे बताता हूँ सीना। तो सीना सिर्फ पुरुषों के लिए होता है। तो अनारक्षित यानी समान वर्ग के पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग मतलब कि जनरल हो या ओबीसी हो, ये दोनों के लिए बिना फुलाए हुए 81 सेंटीमीटर न्यूनतम होनी चाहिए और फुलाकर 86 सेंटीमीटर न्यूनतम होनी चाहिए। बिना फुलाए हुए 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर बढ़ना होगा। आगे अब आ गया अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति यानी एससी एसटी के लिए बिना फुलाए हुए 79 और फुला दिया जाए तो 84 होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है महिलाओं के लिए सीना की माप नहीं की जाती है। वजन के बारे में देख लेते हैं। वजन में क्या है, वजन तो सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों की न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना चाहिए। और उसके बाद घ में है किन्नर जो कि थर्ड पार्टी का होता है जेंडर, उसकी परीक्षा मापदंड पिछड़े वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे। ठीक है, अब नियुक्ति की प्रक्रिया के मतलब कैसे कैसे प्रक्रिया हमारे एसआई दरोगा में होता है उसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ बताने वाला हूं। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा। मैं आप लोगों को एसआई दरोगा की तैयारी के लिए मैं आप लोगों का सारा सिलेबस आपको कवर कराने वाला हूँ, तो आप लोग हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। अब लिखित परीक्षा यानी नियुक्ति की प्रक्रिया कैसे होगी, वो लिखित परीक्षा होगा। टोटल इसमें 2 पेपर होंगे, एक होते हैं प्रारंभिक परीक्षा और एक होते हैं हमारे मुख्य परीक्षा। तो प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंक होंगे। कितने के होंगे, 200 अंकों का एक पत्र होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी। परीक्षा की अवधि कितनी होगी, 2 घंटे की होगी और इसमें प्रत्येक क्वेश्चन कितने का हो गया, 2-2 नंबर का हो गया, तभी तो 100 क्वेश्चन है, 200 का हो गया और 2 घंटे की परीक्षा होगी। इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। मतलब कि
कम से कम पासिंग मार्क जो है वो 30% है। अगर आप 30% ला लेते हैं तो आप मुख्य परीक्षा में बैठ सकते हैं, लेकिन कट ऑफ के हिसाब से आता है रिजल्ट। उसके बाद अगर जो भी पीटी का एग्जाम देगा प्री का, उसका रिजल्ट जो आएगा वो 20 गुना रिजल्ट देगा, यानी प्री यानी 20 गुना रिजल्ट देगा। जितना भी वैकेंसी है उसका 20 गुना रिजल्ट वो मुख्य परीक्षा के लिए दिया जाएगा। अगर 1000 सीट है तो 20 गुना का 20,000, लेकिन यहाँ पर वैकेंसी 1275 इतनी वैकेंसी है, तो इसका हम 20 से गुना करेंगे तो ये कितना रिजल्ट हो जाएगा, 0 का 0, 2 15, 7 दूनी 14, 1 15, 12 दूनी 24, 1 25, यानी 25,000 विद्यार्थियों का रिजल्ट मिलेगा। इसका 20 गुना हो गया, तो वो पहला हो गया परीक्षा। दूसरा परीक्षा होगा हमारा मुख्य परीक्षा होगा। तो प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होते हैं। मुख्य परीक्षा में कितने पत्र होंगे, 2 पत्र होंगे। प्रथम पत्र 200 अंकों का सामान्य हिंदी का होगा, 2 घंटे का होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे और न्यूनतम अंक 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी टोटल इसमें 2 पेपर होंगे, एक हमारे हिंदी का होगा, एक हिंदी का होगा, लेकिन हिंदी का जो होगा वो टोटल 200 अंकों का होगा। इसमें आपको 30% पास करना बहुत जरूरी है। अगर आप हिंदी पास नहीं करते तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। इसलिए हिंदी को भी अच्छे तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि ये पासिंग मार्क है, तो 30% होना बहुत जरूरी है। जो पास नहीं करेगा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। सामान्य हिंदी पत्र का प्राप्तांक मेगा निर्धारण में नहीं छोड़ा जाएगा, मतलब इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, मेरिट लिस्ट बनाने में इसका कैलकुलेशन नहीं होता। द्वितीय पत्र में आपको क्या होगा, सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा, सामान्य विज्ञान होगा, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा। द्वितीय पत्र का पूर्णांक 200 होगा, कुल संख्या 100 होगा और टाइमिंग आपका 2 घंटा होगा। तो ये जो सेकंड पेपर है, इसी पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। इतिहास, भूगोल, नागरिक, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर सभी के सभी इसमें है। तो आपका मेन जो मेरिट बनेगा वो इसी पे बनेगा। हिंदी आपको सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क है, ठीक है, तो उसको ध्यान दीजिएगा। उस पर भी क्वालिफाई करने के बाद ही आपका रिजल्ट इस पर होगा, नहीं तो अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद है दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, अगर आप प्रत्येक क्वेश्चन को गलत करते हैं तो 0.2 अंक जो है वो काट लिया जाएगा, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं, एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपको 0.2 क्वेश्चन जो है वो काट लिया जाएगा, इसलिए ध्यान से क्वेश्चन को रंगिएगा। तृतीय चरण में है आपका शारीरिक योग्यता, यानी इसमें क्या क्या होना चाहिए, तो दौड़ होगा। तो दौड़ जो होगा वो सभी कोटि कोई भी जात का हो, वो पुरुष हो तो उसके लिए 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगा, जो कि टाइमिंग है 6 मिनट 30 सेकेंड। सभी जाति के कोई भी विद्यार्थी हो, अगर वो पुरुष हो तो उसको 1600 मीटर, यानी 1600 मीटर आपको दौड़ना है 6 मिनट 30 सेकेंड, यानी 6.5 मिनट में आपको दौड़ जाना है। यदि आप महिला हैं तो आपको 1 किलोमीटर की दौड़ लगाना होगा, टाइमिंग है 6 मिनट। महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर है और टाइमिंग है 6 मिनट है। अब आते हैं ऊंची कूद, क्या होता है। ऊंची कूद में सभी कोटि के पुरुष के लिए 4 फीट से कदम, मतलब कि 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। तो न्यूनतम जो है वो ऊंची कूद वो 4 फीट होना चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग कोटि का लड़का हो, यानी पुरुष जात का हो, तो उसको कम से कम 4 फीट पार करना होगा। अगर उससे कम होता है तो उसे फेल कर दिया जाएगा। अगर महिला है तो उसे कम से कम 3 फीट ऊंची कूद लगानी होगी, इससे कम होगा तो वो फेल माना जाएगा। अब बात करते हैं लंबी कूद। तो लंबी कूद में क्या होता है, लंबी कूद अगर जो होता है तो सभी पुरुषों के लिए न्यूनतम 12 फीट होनी चाहिए, इससे कम होगा तो आप फेल माना जाएंगे। सभी महिलाओं के लिए न्यूनतम 9 फीट होगा, अगर इससे कम होगा तो उसे फेल करार माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद है गोला फेंक है, क्या है, गोला फेंक।
तो गोला फेंक में सभी पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम फेंकना होगा। 16 पाउंड का गोला न्यूनतम है, ठीक है। 16 फीट से यानी 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। यानी 16 पाउंड का वो गोला होगा न्यूनतम और 16 फीट फेंकना होगा। अगर इससे कम होगा तो आप फेल माना जाएंगे, असफल घोषित कर दिया जाएगा। और महिलाओं के लिए 12 पाउंड होगा, ये 12 पाउंड का होगा। और कितना फीट फेंकना है? मात्र 10 फीट फेंकना है। इससे कम होगा तो वो फेल माना जाएगा, ठीक है। मैंने आप लोगों को यहाँ तक बता दिया है। किन्नर वुनर के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है छूट, जो ज्ञापन में लिखा हुआ है। उसके बाद इसमें कुछ खास नहीं अब दिया हुआ है। मैंने सारा चीज़ आप लोगों को इसमें लगभग में सारे चीज़ डिटेल्स आपको बता दिया है। और यहाँ पर आपको सारा डिटेल्स दिया हुआ है कि SC ST की कितनी कितनी वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पर ये डिटेल्स दिया हुआ है। ये वैकेंसी अनुसूचित जाति यानी ये SC का इतना दिया हुआ है, अनुसूचित जनजाति ST का हो गया, ये OBC का हो गया। और ये पिछड़ा वर्ग OBC में आता है। ये महिलाओं के लिए हो गया। ये अनारक्षित यानी जनरल कोटा का हो गया। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए, जो काफ़ी कमज़ोर होता है, वो इसके लिए 111 है। ट्रांसजेंडर यानी 5 यानी ये थर्ड जेंडर के लिए हो गया। टोटल आपको 1275 वैकेंसी आ गई है। महिलाओं के लिए 35% आरक्षण है। और जो स्वतंत्रता सेनानी होता है उसके लिए भी आपको यहाँ पर 4 सीट, यहाँ वैकेंसी यहाँ है, सारी वैकेंसी यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे क्या क्या बचा हुआ है, अब इसमें कोई भी डिटेल्स लगभग में मैंने आप लोगों को सारा डिटेल्स जो है बता दिया है। तो मैंने जो भी आपको डिटेल्स बताया है उतना अगर आप लोग जान जाते हैं तो बहुत नॉलेज में काम आ जाएगा। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए बिहार दरोगा का क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।